राष्ट्रीय समाज पार्टी ने प्रेस क्लब लखनऊ में कार्यकारिणी बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश की भंग कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बालकृष्ण लेंगरे मुख्य राष्ट्रीय महासचिव व विशिष्ट अतिथि नरेश कुमार कीर राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा रहे। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नरेश कीर ने बताया कि पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। बता दें, एनडीए का घटक दल रही राष्ट्रीय समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से चुनावों में दलित, उपेक्षित, शोषित समाज को राजनीतिक भागीदारी, हिस्सेदारी दिलाने के लिए वचनबद्ध है। राष्ट्रीय समाज पार्टी शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर चुनावी अखाड़े में उतरेगी और महादेव जानकर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री, महाराष्ट्र सरकार माननीय महादेव जानकर साहब सर्व समाज के लोगों को आगे बढ़ाने, शोषित, वंचित, उपेक्षित समाज को राजनीतिक भागीदारी देने के लिए पार्टी का गठन किया, जिससे राजनीतिक सोच रखने वाले लोगों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देकर समाज सेवा का अवसर दिया जा सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मंडल अध्यक्ष लखनऊ सरवनपाल की अध्यक्षता में हुआ। जिला अध्यक्ष पारस पांडे व उनकी समस्त टीम के सदस्य के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अनुपम पाल, भूरी सिंह, प्रमोद चौधरी, राजू पाल, कुलदीप पाल, अभिषेक पाल, एड संतोष पाल, नेत्रपाल, शिव कुमार यादव, ब्रजेश कुमार आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज प्रदेश कार्यकारिणी बैठक है, तो आज आप कितने लोग उपस्थित हुए और क्या क्या मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ आए हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश वाल्मीकि है। मैं SC/ST मोर्चा से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी। आपने जैसा प्रश्न किया कि आज यहाँ पर जो बैठक हुई है उसके मुद्दे, ये मुद्दों के लिए नहीं है। मुद्दे तो हमारे देश में तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्रियान्वयन करने के लिए, उसे धरातल पे लाने के लिए ही राष्ट्रीय समाज पार्टी ने जन्म लिया है। राष्ट्रीय समाज पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके माध्यम से कि 2003 में इसका जन्म हुआ है। हम बीजेपी अलायंस में भी रहे हैं। हम गुजरात में 28 कॉर्पोरेटर, महाराष्ट्र के अंदर 4 विधायक, 2 कैबिनेट मंत्री लेने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद आज उत्तर प्रदेश की धरा में है। और उत्तर प्रदेश में भी हम पीछे 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं। 2022 में हम 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और अब 2027 के मद्देनजर हम 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे? हम बीजेपी अलायंस में रहे, जब वहां पे हमारी बात को नहीं समझाएंगे, क्योंकि हम जनता के हित की बात करते हैं, जनता जनार्दन की बात करते हैं, उन दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज की बात करते हैं। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। लेकिन जब हमें वहां पर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम, क्योंकि आप गठबंधन की बात करें, इसमें शीर्ष नेतृत्व इस विषय पर संज्ञान लेगा और आगे बताएगा कि हम गठबंधन के विषय में क्या कह सकते हैं। इसके लिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। बाकी यह है कि हम जो है अभी स्वतंत्र रूप से 2027 के चुनाव में पूरी तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, क्योंकि पीछे हमारे जो उत्तर प्रदेश की कार्य समिति थी, कार्यकर्ताओं की जो गठन था उसे भंग कर दिया गया था किसी कारणवश। उसका पुनर्गठन करने के लिए आज लखनऊ में प्रेस क्लब में हमने ये मीटिंग आयोजित की है, जिससे कि उसका पुनर्गठन किया जाए, कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दिया जा सके और उन नई जिम्मेदारियों के तहत वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए 2027 को पूरी ताकत और पूरे जोश और जुनून के साथ लड़ें। और हम आज आपके प्रेस क्लब में बैठे कार्यकर्ता हैं, हमारा जो उद्देश्य है, पार्टी का जो उद्देश्य है, माननीय महादेव जानकर साहब का जो उद्देश्य है, वो इन्हीं दबे कुचले समाज को राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का है। और इसी हॉल के माध्यम से हम आपके इसी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में इन कार्यकर्ताओं को बिठाने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं में विधानमंडल में ले जाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा, क्या रहने वाले, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? 2027 में हमारे मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य पहले रहेगा, क्योंकि शिक्षा सभी पार्टियां, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हो चाहे अभी वर्तमान सरकार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे से भटकी हुई है। इस पर कोई कार्य नहीं करना। एक देश एक चुनाव तो कहते हैं, लेकिन एक देश एक विधान, सबको शिक्षा एक समान क्यों नहीं कहते? आज गरीब, आज
उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत जर्जर हो गई है। या तो 70,000 बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं हम जब देखते हैं तो वहां पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ये नारा धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देता। आज उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की धारा 11 के तहत, धारा 12 11 के तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया है, लेकिन उसमें भी आज मैं देखता हूं कि बच्चों को एडमिशन नहीं दिए जा रहे। शासन की तरफ से कोई कार्य इन निजी स्कूल संचालकों पर नहीं किया जाता। जो छोटे छोटे स्कूल आज बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतों में तब्दील हो गए, लेकिन उन पर शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है। प्रशासन क्या करे, प्रशासन के हाथ बंधे। अभी मेरी प्रशासन से बात हो रही थी तो प्रशासन कहते हैं जियो में ऐसा नहीं है। आखिर ये सरकारें इन निजी स्कूलों के आगे क्यों झुक रही है? क्यों गरीब बात आप गरीबों की करते हैं? तो इनके बच्चों को हक अधिकार देने के लिए जो एकमात्र सहारा है शिक्षा, आप वह शिक्षा भी उन्हें नहीं दिला पा रहे। राइट टू एजुकेशन एक्ट का पूरा उल्लंघन होता दिखाई दे रहा है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम इस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। जब सरकार बड़े बड़े पुलों का निर्माण कर सकती है, बड़े बड़ी संसाधनों का, बड़े बड़े विधानसभाओं का और विधानमंडलों का नया निर्माण हो रहा है, तो स्कूलों का पुनरुद्धार क्यों नहीं? सर, अभी नोएडा में जो हालात हुए मजदूरों के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परेशान तो पत्रकार महोदय सभी हैं। आज मजदूर वर्ग रोड पे आ गया, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए कि जब स्कूल, अब बात घूम के वहीं आती है, जब निजी स्कूलों को प्रोत्साहन दे रहे, प्राइवेट स्कूलों को प्रोत्साहन दे रहे, तो 5-5 हजार रुपए की फीस वो कैसे भर पाएंगे? जो आज उत्तर प्रदेश शासन ने, जो नोएडा की बात हुई है, नोएडा मजदूरों का वेतन जो अकुशल वर्कर है उनका 13,000 समथिंग किया। क्या 13,000 समथिंग में वे अपने बच्चों को पाल पाएंगे? क्या 13,000 की आमदनी में वे अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे? प्राइवेट स्कूलों की 5-5 हजार रुपए की फीस हो गई है। पेड़ों को कटने से बचाया नहीं जा रहा और नई नई किताबें प्रत्येक वर्ष स्कूलों में लगा दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि निजी प्रकाश को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सर, जैसा कि आपने बोला, अभी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया का जो मुद्दा है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चलता है। तो सरकार, मौजूदा सरकार ऐसी है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि पेड़ सूख रहे हैं, उसके बारे में क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो हमने ये देखा था, हमने बताया भी था कि आप आपसे अवगत करा सकते हैं। ऐसा कुछ है जो पार्क बने हुए थे उनको जीर्णोद्धार नहीं किया गया, तो ये सारे के सारा ऐसा जमीन पर नहीं आया कि जो उन्होंने बताया कि हम जो का क्लीन कर देंगे, ग्रीन कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ 50 से 60 लाख करोड़ पे पहुंच गया। इसके साथ में आपने ये भी गौर किया होगा कि भारत के ऊपर जो कर्जा का बोझ है, जो 50 लाख करोड़ से आज 250 लाख करोड़ तक पहुंच गया है जी। उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। तो ये सब कर्जा लिया हुआ किसके लिए यूज किया? एक शिक्षा एक नीति यूज किया है? नहीं किया है। जातिगत जनगणना करने की बात हुई थी, यही भारत सरकार ने मंत्रालय में बोला हुआ है। महिला को न्याय देने की बात कर रहे हैं, 50% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण देने की बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जनसंख्या कानून, जनसंख्या 2021 से नहीं की जा रही, कोरोना 2020 में खत्म हुआ था, तो 21 में जनसंख्या करने में क्या तकलीफ थी? तो आज 2026 में जब वो बिल ला रहे हैं महिला आरक्षण का, 2011 के हिसाब से दे रहे हैं, कि कौन सी हिसाब से चल रहा है? 2023 में जब एक कानून बिल लाया था महिला का, उस वक्त तब जातिगत जनगणना करेंगे और उसके बाद में ये बिल लाएंगे, बात की थी। और अचानक ये जब अभी चुनाव चालू है, उसके बीच में 3 दिन का अधिवेशन बुला के ये जब राजनीति की, ताकि जो चल रहे विधानसभा चुनाव में फायदा मिले। ये कूटनीति की राजनीति आगे नहीं चलेगी। राजू जी, आप किसानों के नेता रहे हैं, तो और मौजूदा सरकार में किसानों की भी हालत छुपी नहीं है और जगह जगह किसान भी कहीं ना कहीं परेशान है, इसके बारे में आपने? सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, सपा की हो, किसान और मजदूर हमेशा शोषित किया गया है। अपने हक के लिए हमारी तरह बहुतेरे संगठन भारत में बने हुए हैं और सब किसानों मजदूरों की हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति है। SC/ST के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हमारे नरेश वाल्मीकि जी, उत्तर प्रदेश के महासचिव SC/ST के प्रकोष्ठ के हमारे प्रमोद वाल्मीकि जी और राष्ट्रीय किसान यूनियन के हमारे नेता राजू भैया जी, हमारे हम सब उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय समाज पार्टी के अनुपम पाल जी, हमारे लखनऊ के आए हुए संतोष पाल जी, हमारे सभी हम सफर भाइयों, राष्ट्रीय समाज पार्टी का उदय तो पहले काफी हो चुका है, बट आज कुरीतियों को ज्यादा पैदा हो चुकी है और उनको दबाने के लिए आपके बीच में महादेव जानकर साहब उपस्थित हो गए हैं, जो कि एक नीति और एक रीति को आज पूरे भारत में खत्म कर दिया है। उस एक नीति को, एक रीति को लाने के लिए आप और हम सब मिलकर खड़े हो गए हैं, जिससे कि हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक शिक्षा